नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दर्शकों, कुछ समय पहले जिन व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था, आज वहां महिलाओं को काम करते देख, उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ते देख हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आज समाज और परिवार से लड़कर अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने करियर का चुनाव करने में सक्षम है नारी। महिलाएं अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर अपने करियर का चुनाव कर रही हैं। यही तो होती है सशक्त नारी। क्यों हमेशा एक नारी को समाज और परिवार से लड़कर आगे बढ़ने में कठोर परिश्रम करना पड़ता है? नारी सशक्तिकरण ये तो नहीं है। हमें नारी को सरकार के साथ साथ उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, आगे बढ़ने में उसकी मदद करनी चाहिए। फिर भी इन सभी बाधाओं के बावजूद भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज में जो आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। ऐसी ही नारी सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर ऐसी ही दो महिलाओं से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया है अपने मेहनत और प्रतिभा के दम पर। तो आइए दर्शकों, आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर दीपा शर्मा से। जानी मानी वैज्ञानिक हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा से संबंध रखती हैं और इन्हीं के साथ हैं इस महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा करने के लिए। आज इन्हीं के साथ हैं श्रीमती नीना राय जी, जो कि जानी मानी शिक्षाविद हैं करनाल से। मैम, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपा शर्मा जी, आपके बारे में हमने पढ़ा है, रिसर्च में काफ़ी नाम कमाया है आपने। हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा से संबद्ध हूँ। इस वक्त दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। मेरी रिसर्च जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में है। तो विज्ञान के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। बहुत स्कोप है उसका। बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मेरा मटेरियल साइंस पर थ्योरेटिकल वर्क है। तो मेरी जो रिसर्च है, मेरे शोध कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अभी रिसेंटली स्पेन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि मुझे कीनोट स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया गया था। तो ये मैंने वहाँ पर उस एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। तो निश्चय ही एक अनुभूति है कि यस, कुछ उपलब्धियां हैं हम भी जो मैं कर पाई। हम भी कुछ हैं। मैम, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपने रिसर्च के सेक्टर में जो इतना अच्छा काम किया है कि कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने अपने देश का, अपने विश्वविद्यालय का और मैं ये कहूँगी संपूर्ण भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व किया। और मुझे नहीं लगता कि आपसे जब हम मिले हैं और आपकी ये उतनी बड़ी उपलब्धि के बारे में आप जाना है हमने, तो कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में कमतर है, पुरुषों से खासकर। शुभकामनाएं देते हैं मैम आपको। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही भविष्य में आगे रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें और नए नए जो भी आविष्कार हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी होंगे, वो हमारे समाज के लिए और पूरी मानव जाति के लिए वो फायदेमंद होंगे। इनफैक्ट यहाँ एक अपनी उपलब्धि मैं इसे कहूँगी जो बहुत ही खास मेरी खोज है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिल रही है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं, इनको जब किसी सुपर कंडक्टर के समीप लाया जाता है तो उनमें सुपर कंडक्टिंग गुण पैदा हो जाते हैं। ये खोज ऐसी खोज है जिसका उपयोग करके आने वाले समय में बिजली की ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है, जिससे कि समाज को बहुत फ़ायदा होगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद ये रिसर्च आगे बढ़े और ऐसा कुछ हम कर पाएँ समाज के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। समय की मांग है मैम, समय की क्योंकि बिजली आज एक नेसेसिटी है हम सब के लिए। तो उसमें अगर आपकी ये जो कॉस्ट रिड्यूस करने की आपने बात कही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया को फायदा होगा। जी मैम। डॉक्टर नीना राय, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बहुत बड़ी जानी मानी शिक्षाविद हैं, एक सशक्त महिला भी हैं, और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक नारी को सशक्त
कैसे मानती है, कब मानेगी कि हाँ इस स्टेज पर आकर एक ये महिला सशक्त है? देखिए, हम तैयार करते हैं स्कूल लेवल पे ही। एडमिशन के टाइम में भी प्रेफरेंस लड़की की ही होती है जी। और हमारे स्कूल में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। जब बच्चे 9, 10th, 11th, 12th में पहुंचते हैं, वही हम सिखाते हैं जी। आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट, हर रूप में अपने लिए सोचना और आगे बढ़ने का तरीका। अगर लड़कियां स्कूल से नहीं सीखेंगी तो कॉलेज तक कैसे पहुंचेंगी? जी, यानी कि नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक बेस में ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है। तो लड़की जब तक अपने लिए लड़ेगी ही नहीं, उसका समाज में ओहदा नहीं है, स्टेटस नहीं है। जी मैम, आप स्कूल में एडवाइज़र भी हैं और बहुत अनुभव रहा है आपका स्कूली शिक्षा का, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बीच में जब हमारे देश की हम बात करें तो कई बार जो बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे, अभिभावक भी चिंतित थे, सरकार भी चिंतित थी और खुद बेटियां भी चिंतित थी। तो ऐसे में जो उनकी अपब्रिंगिंग है स्कूल में, क्योंकि मैम स्कूल, मुझे लगता है कि स्कूल के बाद तो लड़की के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि उसको पता लगता है कि हाँ दिस इज गुड एंड दिस इज नॉट गुड फॉर मी। ये भी हम सिखाते हैं जी जी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और आजकल तो आपको पता है मार्शल आर्ट्स और भी चीज़ें जो स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स बेसिकली लड़कियों को ना मेंटली एंड फिजिकली साउंड करती है जी तो वो हम भी सिखाते हैं कि लड़कियों को क्या करना चाहिए। जी। और जो लड़कियां थोड़ी सी हमारे पास काउंसलर भी हैं, तो काउंसलर उनकी काउंसलिंग करती हैं अगर लड़की थोड़ी सी कमज़ोर हो तो। जी। क्योंकि उसको घर में भी अपने लिए स्टैंड लेना है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आया करती थी 12th की, वो कहती थी कि हमें वो अपने भाइयों के बराबर नहीं समझते। कहते हैं कि भाई अलाउड है ट्रिप पे, मतलब कोई एडवेंचर ट्रिप पे जाना या कहीं भी जाना, हमें अलाउड नहीं है। ये इसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं एक रीज़न यही लगता है कि मैम सेफ्टी या सिक्योरिटी को लेकर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी जगह सही हैं। क्योंकि मैडम अगर हम समाज को देखते हैं तो हम मॉडर्न हुए हैं, लेकिन सिर्फ पहनावे से और व्यवहार से कहीं ना कहीं, लेकिन जो विचार है हमारे, जो हमारी सोच है, जो हमारी बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मुझे नहीं लगता अभी तक बदले हैं। उनमें मॉडर्निटी की जरूरत है। उसके लिए हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। 100 के तक हमारे पास इतना सुविधा है कि हम बुला सकते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि लड़कियों को क्यों नहीं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उसकी सुरक्षा का देखभाल करेंगे। हमारे स्कूल में संस्था में, हम दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 से हैं, उसमें अधिकतर औरतें हैं जी। और खासकर प्रिंसिपल, एडवाइज़र या और भी मैनेजमेंट में भी। और सच पूछिए तो अधिकतर, अगर मान लीजिए 82 टीचर्स हैं तो 72 टीचर्स तो महिला है। जी जी। तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा है कि हर एज की महिला है, 24 साल से लेके 56 की एज तक। तो वो अनुभव भी काम आता है। बिल्कुल काम आता है, बिना अनुभव का तो बच्चों को संभालना। चलिए मैम, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको और हम चाहेंगे कि हर शिक्षिका जो है आपकी तरह सोचेगी तो शायद हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां सेफ रहेंगी। जी धन्यवाद। डॉक्टर दीपा, जैसे कि हम आज महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, मैडम हैं, मैं भी हूँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, शहरी क्षेत्रों में तो महिलाएं जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, एजुकेशन भी अच्छी है और कहीं ना कहीं जैसे मैडम बता रही थी, अभिभावकों में भी इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं कि वो लिबर्टी अपनी बेटियों को दे रहे हैं। लेकिन बात ग्रामीण स्तर की करेंगे मैम, जब तक हमारे गाँव की महिलाएं आत्मनिर्भर और पावरफुल नहीं होंगी, एम्पावर्ड नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि हम महिला सशक्तिकरण पर बात करके उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो क्या कहेंगी आप, ग्रामीण स्तर पे महिलाओं की पोजीशन क्या है? जैसे आप दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में है तो वो मेरे ख्याल रूरल एरिया में है, तो वहाँ की जो थिंकिंग है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है, आपको कैसा लगता है? देखिए, इस वक्त मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वो एक ग्रामीण अंचल में है विश्वविद्यालय। अदरवाइज मेरी इससे पहले जो पोस्टिंग थी वो मटक माजरी इंद्री में है जी। मेरा पेरेंट जो कैडर है वो गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी से हूँ मैं, तो वो भी एक ग्रामीण महाविद्यालय है जी। एंड इनफैक्ट मेरी खुद की जो एजुकेशन है वो भी एक ग्रामीण स्कूल से रही है, मेरी प्राथमिक शिक्षा।
तो पहली बात तो जो भी ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि आप अपने ख्वाबों को उड़ान दें। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते अगर आप पूरे मन से उसके लिए कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पर अपना उदाहरण दूंगी कि मेरी शुरुआत, मेरी प्राथमिक शिक्षा एक ग्रामीण स्कूल से ही हुई है जी। और वो भी एक पिछड़ा हुआ गांव था, गांव सिवाना हरियाणा में है, बेरी हलके में। जी। तो जब मैंने 10th की तो जो मुझे याद आता है, मेरे पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया था कि अब लड़की ने 10वीं कर लिया, अब इसकी शादी कर दो। जो कि आमतौर पे होता है, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल भी होता जी, है, जी। आजकल भी होता है। उन्हें लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद बट द थिंग इज़ कि ऐसे में अभिभावकों के जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें समाज के दबाव में नहीं आना, ये उन्हें देखना है। तो मेरे अभिभावकों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ पा सकूं। इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ जी। कि उन्होंने समाज के दबाव के बावजूद मेरी एजुकेशन को जारी रखा। आई वेंट टू कॉलेज, ग्रेजुएशन हुई, तो ग्रेजुएशन के बाद फिर, और गांव में तो इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और के बड़ पीपल बढ़ेंगे, ब्याह दो। एग्जैक्टली राइट। तो बट आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा। और मैं जितने भी अभिभावक, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि आप अपनी लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। उनका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। समय में किसी भी तरह की परिस्थिति से जूझने के लिए उनको तैयार करना माँ बाप की जिम्मेवारी है। जी, जी। ये भावना जब माँ बाप में होगी तो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों में भी प्रतिभा है, वो भी आगे बढ़ेंगी। अभी जैसे ग्रामीण महाविद्यालय में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो आई रिमेंबर इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। पेरेंट्स के बैकवर्ड माइंडसेट की वजह से एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा मेरे महाविद्यालय में थी, और मैंने जब उसकी प्रतिभा को देखा कि ये रिसर्च में काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, तो मेरा जो रिसर्च का काम रहा है वो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में मैंने काफ़ी काम किया है। वहाँ के साइंटिस्ट्स के साथ कोलैबोरेशन रही है मेरी। तो सिंस आई वाज इन टच विद सच एन इंस्टीट्यूट, मैंने सोचा, एक फीलिंग थी कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को भी अगर उसमें प्रतिभा है, अगर मैं उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिला सकती हूँ तो आई शुड ट्राई। तो आई कॉन्टेक्टेड अ साइंटिस्ट देयर फॉर एन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कि उस लड़की को वो करा दें। बट उसके पेरेंट्स ने बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। अब जब पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसे में हमारे भी हाथ बंध जाते हैं। जी। तो जो भी ग्रामीण अंचल के अभिभावक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं तहे दिल से अपील करती हूँ कि अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है तो अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाएं और लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। चलिए मैम, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बातचीत सुनकर जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनकी सोच में भी इस तरह का बदलाव आए कि वो भी कहें, कल को जाके किसी जगह बैठ के कहें कि आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तभी हम महिलाओं को सशक्त कर सकेंगे। मैम, आपसे मेरा सवाल कि हम अगर जो ऑलरेडी पावरफुल महिलाएं हैं, जैसे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, या सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, या ये जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है, इनकी बात करते हैं, ये तो ऑलरेडी पावरफुल हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण में इस तरह के एग्जाम्पल देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि अब वो समय आ गया कि है। अब ज़रूरत है, जैसे मैडम ने छोटे छोटे उदाहरण से बताया कि गाँव में बहुत प्रतिभाशाली बेटियां हैं, लड़कियां हैं, और कई बार तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना मैम कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन फिर वही बात है मैडम कि वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो सरकार कई बार बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है, योजनाएं लेकर आती है। मुझे ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है मैडम कि वो योजनाओं का लाभ तो महिलाएं उठाने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह की योजनाएं उनको कमज़ोर करती हैं
क्योंकि वो फिर उम्मीद करती हैं कि हाँ इस तरह की सरकारी प्रबंध हमारे लिए होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी नज़र में एक महिला सशक्त तब होगी जब खुद उसको पता होगा दिस इज फॉर मी एंड आई हैव टू टेक इट। क्या कहेंगे आप? मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि वो स्कूल लेवल पे प्रिंसिपल अगर एक्टिव हो तो, कि प्रिंसिपल इस बात को चर्चा करें, प्रिंसिपल या शिक्षक जो भी हैं महिलाएं इस विषय में बात करें और पेरेंट्स से भी बात करें और बच्चों से बात करें। आजकल बच्चे बड़े होशियार हैं और उनसे अगर आप बात कोई कहें तो उनको समझ में आता है, पर वो वही मजबूर होता है, जैसा वे कहती हैं कि वो मजबूर तभी होते हैं जब घर जाते हैं और वहाँ पे डिस्करेजमेंट होता है। जैसे बातचीत की मैम ने बात की, तो मेरी अपनी बेटी भी मैम के स्कूल में ही है। अच्छा। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी बात याद आई जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आपके यहाँ काउंसलर है। हाँ। काउंसलर ने लड़कियों के लिए एक सेशन रखा था इन विच द लिटिल गर्ल्स, उनको बताया गया व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। हाँ। तो इस टाइप के कार्यक्रम उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की जी अब आप ब्रिंगिंग अगर इस तरह की होती है तो लड़कियों को कहीं ना कहीं वो जो हीन भावना उनके अंदर आती है कि नहीं मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा या कोई मुझे कुछ कह देगा, इस तरह की जो पहले स्टार्टिंग लेवल पे जैसे आपने बात कही इनिशियली अगर वो चीज़ उनके मन से निकलेगी तभी वो अपने टैलेंट पे गौर कर पाएंगे, तभी वो जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंट। जी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए कि अब जो भी वो कार्य करे या जो भी पढ़ाई से हो, स्पोर्ट्स से हो, बाहर जाने से है या अकेले ट्रैवल करने का मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ कि मैं जब छोटी थी 16 साल की, मैं कॉन्वेंट बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी बात को रोका नहीं, और क्योंकि मैं झारखंड के रहने वाली हूँ तो पटना विमेंस कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था 11th, उस समय इंटर होता था हमारे ज़माने में, और बाढ़ आ गई। समस्या ये हो गया कि घर कैसे जाएंगी लड़कियां, तो हमने 4 लड़कियों ने डिसाइड कर लिया कि हम अपने आप ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, और चले भी गए। सब अपने, कोई दुर्गापुर की थी, कोई कलकत्ता की थी, कोई रांची की थी, मैं धनबाद की थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे फादर ने सिर्फ एक शब्द पूछा, कैसे आई हो? तो मैंने कहा 4 फ्रेंड्स के साथ में आ गई। अच्छा ठीक। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको ये समझ में आ गया कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ विदाउट बीइंग अफ्रेड। जो फियर फैक्टर है जो लड़कियों में अक्सर होता है वो नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी है कि आपके फादर ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया। हाँ, वो शुरू से वो ट्रस्ट हम ढूंढ रहे हैं मैडम। अभी तक हम पूरी तरीके से उस ट्रस्ट से हम मिल नहीं पाए हैं। और तो जबकि मैं पुराने ज़माने की, हाँ मतलब जी, उस टाइम में और अब में तो बहुत फ़र्क है। अब गांव की अगर हम बात करें तो मैम आजकल एजुकेशन बहुत है गाँव में, लड़कियाँ हर PG लेवल तक लगभग हर लड़की पहुँच जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे मैम ने कहा कि रिसर्च में अगर आपका टैलेंट दिख रहा है, टीचर्स पहचान रहे हैं आपकी प्रतिभा को, तो पेरेंट्स क्यों नहीं पहचान पा रहे? आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो कि रेयर मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ विरोधाभास है। मैडम ने दिखाया एक पिक्चर है एक जगह की जहाँ पर कि एक पेरेंट को अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है, तो उस बच्चे में भी आत्मविश्वास आएगा। अब जिस बच्चे में प्रतिभा है लेकिन पेरेंट ने उन पे इतना विश्वास नहीं जताया कि वो काम के लिए, उसकी भलाई के लिए उसे बाहर भेज दें, तो उस बच्चे का तो आत्मविश्वास अपने आप ही टूटेगा। जी मैम, आपका जो है रिसर्च की तरफ कैसे ध्यान गया कि मुझे यस आई हैव टू डू इट, ये कि इसी फील्ड में मैंने जाना है और कुछ नया करना है जो सोशली जो है इम्पैक्टफुल हो समाज के लिए? देखिए, मैं एम्पिरिकल रिसर्च मैं कहूँगी आपने बेसिक रिसर्च है बिल्कुल। तो ये तो देखिए बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हमेशा से ही पढ़ने में अच्छी रही हूँ, मुझे एनकरेजमेंट मिली है। सो मास्टर्स मैंने जब की तो मेरे टीचर्स ने, एक मैम हुआ करते थे मैडम नीता बत्रा, जैसे मैं कह रही हूँ मैंने एक बच्ची का टैलेंट पहचाना, ऐसे ही उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना। तो शी एनकरेज्ड मी कि तुम्हें रिसर्च करनी है। तो कोई न कोई राह दिखाने वाला मिल ही जाता तो है। रास्ता अपने आप बन जाता है। बट द थिंग इज कि रास्ते में अड़चने भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं
पोस्ट ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद रिसर्च में चली गई, उसके बाद शादी हो गई। जी जी जी। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको इन लॉज की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है। हाँ जी, पेरेंट्स हाँ तो जी। पीजी तक पेरेंट्स का जितना काम था उन्होंने सपोर्ट हाँ किया, जी, हाँ लेकिन जी। वही बात है, एक लड़की को, एक नारी को आगे बढ़ने के लिए दो परिवारों के सहयोग की जरूरत होती है। Exactly. और आप यू आर वेरी लकी कि आपको दोनों तरफ से सहयोग मिला, तभी तो आप वहां तक पहुंच पाए। लेकिन हर्डल्स की आपने बात कही कि हर्डल्स तो आते ही हैं हर किसी की लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन देने में काम आते हैं। यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि जो पीएचडी मैंने की है, डॉक्टरेट की जो मुझे उपाधि मिली, वो जब मिली है तो मैं तलाकशुदा थी। जी जी। सो सपोर्ट की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ भी उभर के आ रही है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो हो सकता है आप बिना सहारे के भी आगे बढ़ मंजिल सकते तक हैं। पहुंच जी, सकते जी। हैं। तो ये विश्वास भी हमारे अंदर होना चाहिए। जी जी। मैडम, जैसे घरेलू हिंसा का हमारे समाज में आज भी स्थान है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा इसमें वो है, नाम आता है कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी हमारे समाज में मौजूद है किसी ना किसी रूप में। मान लो मैडम एक नारी शिक्षित भी है, आत्मनिर्भर भी है फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती, ले नहीं सकती या लेने नहीं दिए जाते। इसका क्या कारण है? बस वही एक फियर फैक्टर है। नहीं, फियर फैक्टर, मैं सेल्फ वो हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारा इमोशनल जो व्यू पॉइंट है वो आगे आता है। हाँ, मुझे जहाँ तक बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है वो एक्चुअली देखिए, महिला में ये भी है कि इमोशनल बहुत होती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा जी कि, और फिर वो दिल से सोचती हैं, पहले दिमाग से बाद में सोचती हैं जब मुसीबत सामने खड़ी हो पहले जाती है। परिवार के बारे में सोचती परिवार है, का- परिवार Exactly. समाज के बारे में सोचता है। बहुत कुछ मैटर करता है इंडिया में खासकर, हाँ जी। कि हर चीज से महिला घिरी होती है चारों तरफ से। अब उसमें उसको फैसला करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। दीपा उस फैसले से निकल गई, अपना एक फैसला करके खड़ी हो गई। वो इसलिए निकल गई क्योंकि वो एजुकेटेड थी और सेल्फ कॉन्फिडेंट थी। मैम, इनको पता था कि अगर मैं ये रास्ता चुनाव करती हूँ इस रास्ते का, तो आई विल डेफिनेटली मैम, सक्सेसफुल। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा के पीछे जो मुख्य कारण है वो है कल्चरल हेजमनी। हाँ, हमारे बिल्कुल। जो संस्कार जिस तरह के बने हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए इस सब से गुजरना आसान रहा। 15 साल तक मेरे माइंड का भी माइंडसेट ऐसा था कि आई हैड एक्सेप्टेड दैट फिजिकल वायलेंस ऑल्सो। ओह, डोमेस्टिक वायलेंस हकीकत है समाज की, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। शिक्षित महिलाएं भी इसका शिकार बन रही हैं। एंड मैं शिक्षित थी, मैं आत्मनिर्भर भी थी, बट मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। ये हमारे संस्कारों में था। जी जी। तो आज की डेट में मैं सभी अभिभावकों को ये भी एक संदेश देना चाहती हूँ इस मंच से कि हम जो अपब्रिंगिंग अपनी लड़कियों की करते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग मोस्टली ये होती है कि हम लड़की को सिखाते हैं कि यू शुड नो हाउ टू एडजस्ट, बिकॉज डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में आपको एडजस्ट करना है। बट हम उनको ये सिखाना भूल जाते हैं कि आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। करेक्ट, ये तो है। अत्याचार अगर आप सह रहे हैं तो जब तक आप अत्याचार सहते रहेंगे, सामने वाले को, अत्याचार करने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो लिमिट, गलत है। एक लिमिट डिसाइड होनी चाहिए कि इतना आप टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा शरीर, वो भी तो एक लिमिट डिसाइड कर देता है ना कि बस दैट्स इनफ। और देखिए, हिंसा की जहाँ तक बात हो रही है, मैं क्योंकि इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इन द लॉन्ग रन अगर आप ज़्यादा देर तक शारीरिक हिंसा को बर्दाश्त करते हैं तो उसके आपके मानसिक स्तर पर बहुत गहरे असर होते हैं। मुझे लगता है मैम, आप तो सिर्फ
एक मतलब अगर आपके साथ हो रहा है तो आप अपने तक बात कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ फिजिकल वायलेंस हो रही है या मेंटल हो रही है तो उसका असर आने वाली जनरेशन पे पड़ता है। आने वाली जनरेशन जी। पे भी पड़ता है। आप अपनी जिम्मेवारियां सही से नहीं निभा पाते हैं बिकॉज सो मच इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। जी, और आने वाली जनरेशन पर भी जो मान लो बॉय है आपके घर में जो आपका बिहेवियर देख रहा है, हो सकता है वो उसको उसी रूप में अडॉप्ट कर ले और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पे भी उसका असर जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसके विपरीत वो एक बिहेवियर बच्चों के व्यवहार में भी जी, हिंसा आ जाती है। जी मैम। बच्चों के व्यवहार में भी हिंसा आ सकती है। मेरा एक मानना और है कि हमें अपने लड़कों को शिक्षित करना चाहिए। यही मैं आपसे कह रही थी कि आपके पास सोर्स है, आप जिस सिस्टम का हिस्सा है वहां से शुरुआत की जा सकती है। कि आपने कहा कि लड़कियों की बेटरमेंट के लिए हमने काउंसलर रखे हुए, मुझे लगता है कि काउंसलर की जरूरत बॉयज को है, बिल्कुल। लड़कों को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। अगर आप बेटियों को निडर बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा अगर आप देना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अपने स्कूल में मैम इस तरह के प्रयास करें कि बॉयज की काउंसलिंग हो। बॉयज की होती है जी। और सबसे ज्यादा तो उनके फादर्स की भी होती है क्योंकि वो जरूरत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे भी पढ़ते हैं। जी जी। और अक्सर मैंने ये महसूस किया है कि पुलिस वाले घर में बात करते हैं जो दफ्तर में बात होती है या फील्ड पे होती है, उसका असर उनके बेटों पे पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम पिता को बुलाते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उनके बच्चों का है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनकी होती है। जी। क्योंकि बच्चों से तो हमें पता चल जाता है कि डायलॉग घर में क्या हुआ। और आपको एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक बच्चे ने बोला कि मैं तुमको उठवा लूंगा। वो क्यों इसलिए बोला कि फादर घर में ये चर्चा हुआ होगा। एग्जैक्टली। तो इस वजह से हम दोनों पार्टी को काउंसिल करते हैं। जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि पेरेंटिंग यानी कि आपके पालन पोषण में बदलाव लाने की जरूरत है। जो चीजें आप बेटियों को सिखा रहे हैं, शुरुआत से जो हमने सीखा है कि ये आपके लिए नहीं है, आपको ऐसे रहना है वैसे रहना, अगर यही चीजें आप बेटों को सिखाएंगे, बेटों में इस तरह के विचार जो है, संस्कार जो है आप डेवलप करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें महिला सशक्तिकरण पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सबको दिखेगा कि महिलाएं जो है सशक्त हैं, पावरफुल हैं, निर्णय लेने में आज़ाद हैं। मैम, हम आपको अपने भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से समाज में बदलाव के लिए काम करती रहेंगी। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी परिचय चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।